जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, लाजवाब, शानदार हैं। एक बेहतर अंदाज में आप सभी की अपनी पढ़ाई तैयारी चल रही है। बड़े अच्छे से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। साथियों, हम सभी हरियाणा सीईटी के लिए जो फिजिक्स की क्लासेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल टारगेटेड क्लासेस हैं और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ ना जाए। थोड़ा समय बेशक कम है, लेकिन हम लोग ना कंटेंट की कमी कर रहे हैं, ना अपनी समझने में कमी कर रहे हैं। बस पीडीएफ की सहायता से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मेरी आप सभी से उम्मीद होती है कि क्या मुझे बताइए, आप सभी जो है वो अच्छे से पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं क्या? हाँ जी, बताइए। जो पीडीएफ आपको मिलती हैं, क्या आप उन्हें समय से रिवाइज़ कर रहे हैं ना? फटाफट से मुझे बताइए और फिर आज हम लोग चलेंगे गति के सेकंड पार्ट पर, मोशन के सेकंड पार्ट पर। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, नाइस, शानदार, ज़बरदस्त। चलो, बहुत बढ़िया। अ, चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम भाई सुरेंद्र। और पीडीएफ सारी की सारी आप एक बार रिवाइज कर लिया करिए। वैसे तो हमारी क्लास में ही कोशिश होती है कि चीज़ें आपको याद हो जाएं, बट फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़े से और बढ़ा दो कमेंट। चलो, तो एक बार फटाफट चलते हैं, हम लोगों ने कल कहाँ छोड़ा था। तो देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे मोशन के बारे में, गति के बारे में सॉरी, मोशन के बारे में कल हम लोगों ने शुरू किया था, गति के बारे में। और हमने देखा था कि जो गति है ये दो तरह की होती है। मोशन जो है ये आपका दो तरह का होता है, एक आपका 1D मोशन होता है और एक आपका 2D मोशन होता है, यानी कि द्विविमीय गति होती है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट डाल दो उपासना, पीडीएफ नहीं डली है शायद कल वाली। अभी एक बार बताओ, कल की पीडीएफ नहीं डली क्या? नहीं डली है तो वो तुरंत अभी डल जाएगी, निश्चिंत रहिए। तो देखिए, 1D मोशन का अर्थ क्या था? 1D मोशन का अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति केवल एक दिशा में चले। देखिए, फिजिक्स में जो अलाउड डायरेक्शंस हैं, भौतिकी में केवल तुम्हारे लिए कौन सी दिशाएं बताई गई हैं? आपको तीन दिशाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक दिशा ये है, आप मतलब अपने कमरे के ना कोने देखिए, आप चाहे कमरे में हैं, लाइब्रेरी में हैं, टेबल पर हैं, कहीं भी, आप केवल कमरे के या किसी चीज़ का एक कोना पकड़िए, तो आपको दिखेगा कि तीन दिशाएं हैं, वहां से तीन लाइन निकल रही हैं। एक ऊपर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। अब उनका उल्टा और करते जाइए। जैसे आपने नीचे का कोना देखा, तो उसमें ऊपर की तरफ एक दिशा है, तो नीचे की तरफ भी एक दिशा है, ये एक दिशा है। उसके बाद ये एक दिशा है और उसके बाहर, अंदर बाहर एक दिशा है। तो फिजिक्स में केवल तीन दिशाएं हम मानते हैं कि भाई हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम त्रिविमीय संसार में रह रहे हैं, जहां केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इतना ही हम जानते हैं, इतना ही हम पढ़ते हैं। तो 1D का मोशन है कि जब आप लंबाई में चल रहे हो, केवल लंबाई का मतलब जब कोई व्यक्ति केवल एक दिशा में चलता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो एक से ज्यादा दिशाओं में चलती हैं। जैसे मान के चलिए, आपने एक फुटबॉल, जमीन पर पड़ी हुई फुटबॉल, ये एक फुटबॉल है जो कि जमीन पर पड़ी हुई है, और आपने इस फुटबॉल को किक किया, आपने इस फुटबॉल को किक किया, तो ये फुटबॉल किस तरह का रास्ता तय करेगी? ये फुटबॉल इस तरह का रास्ता तय करेगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो मुझे आप ये बताइए कि इस फुटबॉल यहां से यहां तक आने में, मान लो ये फुटबॉल यहां से लेकर यहां तक आई है, तो ये कितनी दिशाओं में गई है? अब एक साथी अगर मुझसे ये कहे कि भाई ऐसे करके एक दिशा में गई है, तो मैं कहूंगा ये कोई दिशा ही नहीं है। असल में दिशा कौन मानी जाएगी भौतिकी में? तो दिशा मानी जाएगी, देखो, एक तो, या तो आप ऐसे कहो कि भाई पहले फुटबॉल ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, या आप ऐसे कहो कि ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है। यानी कि आप किसी भी रास्ते से जाओ, ये दो ही दिशाओं में होकर जाएगी। तो जैसे फुटबॉल की गति जो है वो द्विविमीय गति हो गई, इनको बोलते हैं द्विविमीय गति, यानी कि दो दिशाओं में गति, 2 डायमेंशनल मोशन। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल लें, आपने अपनी छत से
एक धागे में एक पत्थर को बांधा और पत्थर को यहां तक खींचा और खींच के ऐसे छोड़ा, तो पत्थर की जो गति है वो कैसे होगी, जुंग 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 जुंग, ऐसे स्विंग वाली गति होगी। पत्थर आपका इस तरह से जुंग 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 गति करेगा। अब मेरा आपसे सवाल कि पत्थर यहां से यहां तक कितनी दिशाओं में गया, तो आपका जवाब होना चाहिए कि देखो भाई, एक दिशा ये है और दूसरी दिशा ये है, या एक दिशा ये है और दूसरी दिशा ये है। ये होगा आपका 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। आई बात समझ में? उसके अलावा आप देखें, आप गोल गोल घूम रहे हो, मान के चलो कोई भी चीज ऐसे गोल गोल घूम रही है, जो मौत का कुआं आप जिसको कहते हो, हालांकि वही जिंदगी का कुआं होता है, बस मौत के कुएं में कोई साइकिल या कार या स्कूटर गोल गोल घूम रहा है, तो मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से और यहाँ तक आ जाता है, तो कितनी दिशाओं में आया? तो आप कभी ये तो नहीं कहोगे कि भाई ऐसे एक दिशा में आया ना, ये कोई दिशा नहीं है। या तो आप ऐसे आए या फिर ऐसे आए, या आप ऐसे आए फिर ऐसे आए। तो ये तमाम तरह के जो उदाहरण हैं, 2 दिशाओं के उदाहरण हैं। भागीरथ भाई बिल्कुल झूला भी हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या सारे उदाहरणों में कोई समानता है? और भी आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। समानता का मतलब देखो, बॉल जो है वो जमीन से चली और जमीन पर आकर गिर गई, लेकिन पेंडुलम की गति जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि बॉल की गति और पेंडुलम की गति अलग अलग है। और फिर जो मैं बता रहा हूं मौत के कुएं में गति, वो तो ना पेंडुलम जैसी है ना बॉल जैसी है। तो बेशक ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनके गुण तो अलग अलग हैं। भाई जैसे किसी फैमिली में टाइटल तो सबका सेम है, मान लो कोई यादव है तो सबका टाइटल यादव है, बट हर एक, मान लो किसी के 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो इस आधार पर हम इस मोशन को, 2D मोशन को, द्विविमीय गति को भी फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं कई सारे हिस्सों में। तो पहले ये बताइए कि 2D मोशन समझ आया मतलब क्या है, और फिर हमें ये समझ आया कि उसके अंदर भी हमें क्यों कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ती है, क्यों उसके अंदर विभाजन करने की आवश्यकता पड़ती है। आप समझ गए? तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। 2D मोशन में मेन हेडिंग रहेगी 2D मोशन, और 2D मोशन का पहला प्रकार है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि फुटबॉल की गति हो गई या फिर रॉकेट की गति हो गई। आपके लेवल पे इतना ही सफिशिएंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, भाई फुटबॉल की गति हो गई और रॉकेट की गति हो गई। और जो एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है वो क्या, जैसे पूछा जाएगा कि यार ये जो आदमी फुटबॉल को किक कर रहा है, अगर ये चाहे कि फुटबॉल सर्वाधिक दूरी तक जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से सर्वाधिक दूरी तक जाए, तो इसे कितने डिग्री के एंगल पर किक करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा, मैं देख लेता हूं, लिखा तो नहीं है मैंने, सर्वाधिक दूरी के लिए, सर्वाधिक दूरी के लिए, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, एंगल कितना होना चाहिए? थीटा आप समझते होंगे, एंगल के नोटेशन है, मैथ सब पढ़ रहे हैं। एंगल जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए। और सर्वाधिक ऊंचाई के लिए, सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। सर्वाधिक ऊंचाई के लिए एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। करो एक बार हम सबके, हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो बहुत परफेक्ट। तो ये आपसे प्रक्षेप्य गति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। मतलब इस तरह का जो मोशन है ना, जैसे फुटबॉल का जाना या रॉकेट का जाना, इस गति को हम बोलते हैं 2D मोशन के अंदर प्रक्षेप्य गति। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, आप बंदूक से गोली छोड़ोगे तो गोली भी ऐसे करके ही जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। उसके अलावा आप एक तोप से गोला फायर करेंगे
तो वो भी इसी तरह के मोशन को करेगा। तो ये तमाम तरह की गतियों को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब देखो, जैसे कोई चीज पूरी गोल गोल घूम रही है तो इसको हम कहते हैं कोणीय गति, एंगुलर मोशन। लेकिन इसको ना हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको अभी होल्ड कर देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा तीसरे तरह की जो गति है हमारी, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको होल्ड कर देते हैं ना। अब जैसे ये गति है हमारी, तो इस तरह की गति को आप कैसे परिभाषित करोगे? आप इस तरह की गति को ऐसे परिभाषित करोगे कि कोई भी वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को दोहरा रही है, यही तो बोलोगे आप। पेंडुलम की गति का मतलब क्या है कि भाई कोई वस्तु, या और आप ऐसे कहो कि पेंडुलम, इसको कहते हैं हम दोलनी गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन, या आप इसको कहते हैं पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति का मतलब क्या है कि कोई पेंडुलम है, पेंडुलम का मतलब कोई पत्थर है, लोहे की बॉल है, कुछ भी है, और ये एक ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद फिर अपने रास्ते पर आती है, फिर ऊंचाई पर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊंचाई तक जाती है, फिर नीचे जाती है। तो इसका नाम हमने दिया दोलनी गति। अभी ध्यान से सुनते रहना, इसका नाम दिया हमने दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन, या इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और मैंने कहा कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ये रहेगी कि कोई भी वस्तु अगर आप उसे अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो वो एक स्थिति को पकड़ने का प्रयास करती है। और वो कौन सी स्थिति है? वो उसकी वो स्थिति है जहां पर वो आराम फरमा रही है। जैसे देखो, आप इसको यहां से यहां पकड़ के छोड़ोगे तो ये यहां आने की कोशिश करेगी, है ना। आप इसको यहां तक खींच के छोड़ोगे तो ये वापस यहां आने की कोशिश करेगी, बट इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, इसकी गति ज्यादा है, तो ये जोश जोश में इसको पार कर जाएगी। बट फिर ये यहां आने की कोशिश करेगी, फिर पार कर जाएगी, फिर ऐसे पार करेगी, लेकिन कुछ देर में ये इस गति को यहां तक आके रुक जाएगी। मतलब ये यहाँ 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 डुंग 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 करके रुक जाएगी। तो इस गति को हम परिभाषित करते हैं कि वस्तु जो है अपने एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको हम कहते हैं दोलनी गति। बहुत सारे साथी इसको आवर्त गति कहते हैं, वो नहीं, आवर्त गति ये नहीं है, पढ़ेंगे अभी आगे आवर्त गति। पहले ये क्लियर करो कि ठीक है, मुझे समझ आ गया दोलनी गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे डिफाइन होता है। डिफाइन होता है कि एक पॉइंट के आगे और पीछे गति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब जब एक बॉडी एक पॉइंट के इधर उधर गति कर रही होती है, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक साथी ने मुझसे कहा कि यार भैया ये बताओ आवर्ती गति क्या है, यानी कि पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति की परिभाषा होती है पीरियोडिक मोशन। तो देखिए, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़िए। आवर्त का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय के बाद। हमेशा आवर्त का मतलब है, पीरियड का मतलब है एक निश्चित समय के बाद। जहां भी शब्द पीरियड लगेगा वहां पर एक निश्चित समय के बाद चीजें दोहराई जा रही होंगी। आप जैसे कहते हैं कि यार क्लास के ना भाई पीरियड खत्म हो गया, पहला पीरियड हमारा खत्म हो गया क्लास में, तो आप क्या कह रहे होते हो कि 45 मिनट्स के बाद सेम चीज को फिर से रिपीट किया जाएगा। तो पीरियड्स का मतलब होता है, आवर्त का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद उस चीज को दोहराया जा रहा है। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद जब वस्तु अपनी ही मोशन को दोहराती है, अपनी ही गति को दोहराती है। इसका इंग्लिश रह गया है, मैं लिख देता हूं कि द मोशन आफ्टर, या रिपीटेशन ऑफ मोशन, रिपीटेशन ऑफ मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक निश्चित समय के बाद जब अपनी गति को दोहराया जाए। अब आप कहोगे इसका एग्जाम्पल। देखिए, जितनी भी गति अभी तक हमने पढ़ी है उनमें से जो भी गति एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराएगी वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। पीरियोडिक मोशन अलग से कुछ नहीं है, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है उसमें से ही पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। जैसे मान लो फुटबॉल है भाई, फुटबॉल आपने किक कर दी, तो ऐसा थोड़ी कि फुटबॉल आपने किक कर दी, कहीं दूरी पर जाकर गिरी, फिर वापस आई, अपने आप वापस आ गई एक समय के बाद। ऐसा तो है नहीं, ये कोई राम जी का बाण तो है नहीं कि जो अपने आप तुड़ीर में आ जाएगा।
अच्छा, पेंडुलम, अगर देखो पेंडुलम आप अपने घर पे पेंडुलम बनाओगे और हवा में उसको लटकाओगे तो हवा बार बार उसकी गति को कम करेगी, उसी की वजह से वो एक निश्चित समय बाद रुक जाएगा। तो पेंडुलम पहली बार मान लो इतनी दूरी तक गया, उसको 5 सेकंड लगे, बट वो अगली बार उतनी दूरी नहीं जाएगा, वो कम दूरी जाएगा तो उसको 4 सेकंड लगेंगे। फिर वो कम दूरी जाएगा, 3 सेकंड लगेंगे। क्योंकि अब समय तो यहाँ पर भी समान नहीं है, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। पीरियोडिक मोशन कब होगा? जब आप उसको कांच में बंद कर देते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, उसमें हवा नहीं होती है अंदर, वैक्यूम होता है वहाँ, और हवा ना होने की वजह से उसको एक बार आप अगर छोड़ दें तो वो हमेशा उतनी ही दूरी तक जाता रहेगा, वो हमेशा उतनी ही दूरी तक जाएगा। समझे? उसकी दूरी कभी कम नहीं होगी, क्योंकि हवा नहीं है वहाँ, असली रुकावट हवा बनती है। तो इसलिए हम जनरली कह देते हैं कि पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक मोशन है। उसके अलावा जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो एक निश्चित समय के बाद ही तो अपनी गति को दोहरा रही है, या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये सब तरह के मोशन पीरियोडिक मोशन है आपके। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखो, क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। जैसे वो सवाल कह देगा कि बताइए फुटबॉल की गति जो है वो किस तरह की गति है, आप कहोगे प्रक्षेप्य गति है। सवाल देगा निम्न में से कौन सी गति द्विविमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन है। ऑप्शन होंगे सीधी सड़क पर चलता हुआ लड़का, ट्रेन की गति, या छोड़े गए रॉकेट की गति, या सीधी सड़क पर चलती हुई बस की गति। तो सवाल तो कुछ भी दे देगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज 2D मोशन। सवाल होगी, क्वेश्चंस की चिंता कभी मत करिएगा, ठीक है। चलो, तो ये 2D मोशन में अलग अलग कैटेगरी हमने पढ़ी, और इसकी जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसका नाम मैंने कहा कि एंगुलर मोशन है, इसको होल्ड कर लेते हैं। अब बारी है इसको पढ़ने की कि क्या होता है कोणीय गति। तो कोणीय गति का मतलब है कि जब आप एक पूरा चक्कर लगा रहे होते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर मोशन, यानी कि कोणीय गति। जब आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, आप एक कंप्लीट चक्कर लगा रहे होते हैं। तो देखिए कंप्लीट चक्कर कैसे लगता है। अब कंप्लीट चक्कर लगाने में भी दो तरीके हैं आपके पास। कैसे दो तरीके हैं? जैसे मान लो आपकी ना शादी हो रही है, तो शादी वाले दिन या शाम के रात के समय आप हवन कुंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। 6 महीने बाद मान लो लड़कों के लिए स्पेशली, जैसे उन्होंने अपनी बीवी से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर दिया तो एक पड़ता है उल्टे हाथ का, और वहीं अपनी जगह पे घूम जाएंगे, चांद तारे दिख जाएंगे दिन में ही। तो वहाँ आप अपने ही चारों ओर घूमे। शादी के समय आप किसी और चीज़ के चारों ओर घूम रहे थे, हवन कुंड के, लेकिन बाद में आप अपने ही चारों ओर घूमे हैं। तो चारों ओर घूमने के, यानी कि गोल गोल घूमने के भी दो तरीके, कि या तो आप किसी और चीज़ के चारों ओर घूमें या आप अपने ही चारों ओर घूमें। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। चलो ये तो मजाक वाली बात हो गई, समझने वाली बात। जैसे लट्टू है, अगर लट्टू एक ही जगह पर रुका हुआ घूम रहा है तो वो अपने ही चारों ओर घूम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लट्टू ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है, नहीं, लट्टू वहीं रुका हुआ घूम रहा है, या पंखा घूम रहा है, या घड़ी की सुइयां जो हैं वो अपनी ही जगह पर बार बार घूम रही हैं, या एक पहिया है वो अपनी ही जगह पर बार बार घूमता है। लेकिन जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति जो है, तो वो सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम के आ रही है। तो दो तरह की गतियां हो गई। तो वह गति जिसमें कोई वस्तु, अच्छा पहले देखो मोटा मोटी इस तरह की गति का एक नाम हम क्या देंगे, कि जो वस्तु पूरा गोल घूम रही हो, गोल तो दोनों ही घूम रही है ना, तो मोटा मोटी हमने नाम दे दिया कि भाई एंगुलर मोशन इस तरह की गति का नाम है। अब उसमें से अगर एंगुलर मोशन या कोणीय गति इस तरह की है कि वो किसी और के चारों ओर है, तो उसका स्पेशल नाम हो जाएगा सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। अगर आप किसी और के चारों ओर घूमे तो कोणीय गति में आप वृत्तीय गति एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। और अगर आप अपने ही चारों ओर घूम रहे हैं तो एंगुलर मोशन में आप रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर कोणीय गति का घूर्णन गति पार्ट आपका हो जाएगा, जिसके ये सब उदाहरण मैंने यहां लिख दिए हैं और आपको बता दिए हैं। करो एक बार थम्स अप। हाँ, शक्तिमान एग्जाम्पल हो सकता है। देखो ऐसे मत कहो अर्थ का रोटेशन, प्रॉपर बताओ। अर्थ का दोनों तरह का रोटेशन है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है, और अर्थ जो है वो सन के अबाउट भी रोटेट कर रही है। तो अर्थ का रोटेशन तो दोनों तरह का है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा भाई, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, और अर्थ का सूर्य के चारों ओर रोटेशन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, वो वृत्तीय गति है। समझ में आ गई भाई सभी को? अब ऐसे कोई एग्जांपल देके आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस तरह का रोटेशन ये होगा, किस तरह की गति ये होगी।
चलो, तो यहाँ तक बात मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब इनसे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी देखिए। यहाँ तक आपके टाइप ऑफ द मोशन खत्म हो गए हैं कि 1D क्या होता है और 2D में कितने तरह के मोशन बन सकते हैं। अब कुछ ऐसी टर्म्स हम पढ़ते हैं जो सभी के लिए कॉमन है, कुछ ऐसी टर्म्स जो सभी तरह की गतियों में काम आती हैं। जैसे एक राशि है जिसका नाम है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब है, टाइम पीरियड का मतलब है एक घूम रही वस्तु को, मतलब या ऐसे मान लो कि एक वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा। अब चक्कर से मतलब क्या है, कई बार हम चक्कर का मतलब गोल घूमना समझ लेते हैं ना भाई। चक्कर का मतलब है जो भी चीज अपने रास्ते को दोहरा रही है। अगर घड़ी का पेंडुलम है, वो बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है, बार बार ऊपर तक ही जा रहा है, तो वो अपने रास्ते को दोहरा रहा है। उसको एक चक्कर पूरा करने में मान लो 2 सेकंड का समय लगता है, तो हम कहेंगे उसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो गया। एक कीड़ा भी है ना, मान लो ये दीवार है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये दीवार है, इस पर एक कीड़ा चढ़ता है फिर उतरता है, ऐसा करने में उसे 2 मिनट लगते हैं, फिर चढ़ता है फिर उतरता है। तो उसका यहां से चलकर वापस यहां तक आने में जो समय है वो उसका आवर्तकाल कह जाएगा, टाइम पीरियड कह जाएगा कि उसे ऐसा करने में कितना समय लगा। और बेसिकली समय को हम माप रहे होते हैं यहाँ पर सेकंड में, तो हम कहते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में कितने सेकंड लगे। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। इसको ऐसे पढ़ो कि एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगे सेकंड, कि एक चक्कर पूरा करने में कितने सेकंड लगे। इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो, एक चीज मुझसे पूछी गई कि यार ये बताओ, किसी वस्तु के द्वारा जो भी इस तरह का मोशन कर रही है, मुझसे पूछा गया कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए उस चीज ने। मेरे से एक बात पूछी किसी ने कि यार ये बताओ, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए। तो मैंने देखा यार ये तो इस चीज की कुछ कुछ उल्टी है। बोलो यस और नो। जब हम ये पढ़ रहे होते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में कितने सेकंड लगे, या हम कहें कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, तो दोनों बातें एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी हैं, टोटली एक दूसरे की उल्टी हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई इस चीज को जो है ना, हम आवृत्ति बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, और आवर्तकाल की टाइम पीरियड की डेफिनेशन है एक चक्कर में कितने सेकंड लगे। तो आवर्तकाल को हम टी से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से दिखाते हैं, और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो है वो क्या होगा, वो होता है सेकंड का उल्टा, जिसको हम कह देते हैं हर्ट्ज। ये है सेकंड का उल्टा, जिसको हम लोगों ने कह दिया हर्ट्ज। ठीक है, चलो, तो ये हो गई आवृत्ति की परिभाषा, ये हो गई पूरी की पूरी आपकी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। एक बार थम्स अप करके बताइए कि जी भैया मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। फटाफट थम्स अप कर दो। ठीक है, चलो, सभी को बात अच्छे से समझ आ गई, क्लियर है। अब ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे कि आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना दोनों को, कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। चलो, अब देखो साहब, एक अगली चीज आपसे पूछी जाएगी, या आप मुझे खुद बताइए
कि जब आप किसी कार में या किसी बस में बैठे होते हैं और वो एक टर्न लेती है, एक घुमाव लेती है, और घुमाव मान लो ज़्यादा तेज है, यानी कि बिल्कुल ऐसे घूमे बस ऐसे, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे यार तेरे ऊपर ना कोई बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है, तेरे ऊपर कोई बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है? ऐसा आप सभी ने जरूर फील किया होगा। उससे बचने के चक्कर में आप किसी चीज़ को खींचते हैं, कस के पकड़ते हैं, या गाड़ी में बैठे होते हैं तो किसी चीज़ से सपोर्ट लेते हैं ताकि आप बाहर की तरफ ना गिरें। तो ऐसा, लेकिन अगर आप बहुत सिंपल बहुत स्लो मोड़ हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा आपको फील होता है हाई स्पीड पर, यानी कि ज़्यादा चाल पर। भैया एक पीडीएफ और लगाओ। तो ऐसा आपको हाई स्पीड पर फील होता है। क्यों फील होता है? देखिए, किसी भी गोल घूमने वाली चीज़ पर जब आप सीधे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने मोड़ लिया, जैसे ही आपने टर्न लिया, तो आप गोल घूमे। किसी भी गोल घूमने वाली चीज पर हमेशा बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, बाहर की तरफ एक बल लगता है, और इस बल को हम लोग कह रहे होते हैं कि ये बल है भाई आपका अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नेचर लगाती है, ये कोई नहीं लगा रहा है, ये आप नहीं लगा रहे हैं, ये नेचर आप पर लगाती है। इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। अब देखो नाम क्यों है इसका अपकेंद्रीय? नाम अपकेंद्रीय इसलिए है, ये मान लो आप गोल गोल घूम रहे हो, ऐसे करके घूम रहे हो यहाँ से ऐसे, तो आप पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। ये आपका केंद्र है। कैसे याद रखोगे? केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, ठीक है, अपकेंद्रीय। हिंदी अगर आप जानते हैं तो अप माने होता है बुरा, और केंद्र माने केंद्र से। जो केंद्र का बुरा है, तो याद रखने की ट्रिक है कि यार केंद्र का बुरा है तो केंद्र से दूर ही जाएगा ना। इंग्लिश वाले सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपीटल दो फोर्स में कंफ्यूज रहेंगे, तो सेंट्रीपीटल में पी आ रहा है, पी माने पास, जो केंद्र के पास लगे, और केंद्र से जो दूर लगेगा उसको हम उल्टा बोल देंगे कि वो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने इनको पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा जरूर है इनको, लगा लो भाई इधर आके, आपने इनको पढ़ा जरूर है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ा हुआ, और क्लैरिटी के साथ ना पढ़ने से आपको एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझ नहीं आता है असल में कि अपकेंद्रीय क्या होता है, अभिकेंद्रीय क्या होता है। अभी देखना, जब मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें तो आप कहोगे यार हम तो दोनों को एक ही समझते थे, लेकिन हैं दोनों चीज़ें क्वाइट डिफरेंट। कैसे? देखो, हम्म, ये अपकेंद्रीय, इसको इंग्लिश में क्या कह रहे होंगे हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो हो गया बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। अब इससे बचने के लिए देखो, ये फोर्स फिर से याद रखना, तुम नहीं लगा रहे हो, ये नेचर लगा रही है, प्रकृति लगा रही है, वो लगाएगी, जब भी चीजें गोल घूमेंगी वो लगाएगी। अब कई बार आपको इससे बचना होता है, कई बार इसका यूज कर लेते हो। जैसे भाई बस में तो नहीं चाहोगे कि आप इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, गिर रहे हो, गिरते चले जाओ, कार में तो नहीं चाहोगे, तो इसलिए आप सीट बेल्ट बांधोगे या पकड़ोगे खुद को। लेकिन वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में हम चाहते ही ये हैं कि वॉशिंग मशीन में तो लगे, या दूध दूध से दही निकालने में हम बिल्कुल चाहेंगे कि हाँ ये फोर्स लगे। दूध से दही नहीं, सॉरी, दही से मक्खन निकालने में हम चाहेंगे ये लगे, बाहर की तरफ फोर्स लगता है तभी तो उससे मक्खन निकलता है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यार हाँ वो फोर्स लगे, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे। आ जाओ अब, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक सेकंड, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोर्स लगेगा, और इससे बचने के लिए अगर आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को आप क्या कहते हो? अभिकेंद्रीय बल। ये तुम लगाते हो, अलग अलग फॉर्म में ये फोर्स लगता है। अभी माने और, केंद्र माने केंद्र की, जो केंद्र की ओर लगेगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। पी माने पास में, जो सेंटर के पास में लगता है, जो सेंटर के पास में लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। अब ये कहां देखने को मिलता है? देखो, आप समझो कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और इनकी स्पीड बहुत तेज है, वो बहुत तेजी से चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे तो सारे ग्रह दूर चले जाने चाहिए, लेकिन सूरज सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और उसने ग्रेविटेशन की मदद से, आपने कभी पढ़ा हो या हम आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से सबको अंदर की तरफ खींचा हुआ है, बाहुबली बना हुआ बैठा है। तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन का फोर्स है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये निर्भर करेगा किस जगह पर आप इसको देख रहे हैं। तो वहां पर कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशन का फोर्स हो गया। आपने एक
धागा लिया, धागे में एक पत्थर बांधा, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, पत्थर बाहर भागना चाहता है, लेकिन आप हो उसे अंदर की तरफ खींचे हुए हो। कैसे खींचे हुए हो? डोरी में तनाव की मदद से। ये पत्थर है, इसको आप ऐसे घुमा रहे हो, डोरी खिंची पड़ी है, डोरी में एक भयंकर टेंशन आ रही है। आप कभी ना ऐसी डोरी को तोड़ के देखना, वो हमेशा अंदर की तरफ भगेगी, यानी कि वो हमेशा इधर भागना चाह रही है। तो डोरी पर लगा हुआ तनाव जो है, टेंशन जो है, वो अभिकेंद्रीय बल का काम करेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। आगे आपको बात समझ में कि कहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है? ये नेचर लगाती है, प्रकृति लगाती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अगर हमें बचना है जिन जगहों पर, उन पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स हम लगाते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, चलो, तो ये डेफिनेशन हो गई सेंट्री पिटल फोर्स की। पिटल फोर्स कौन सा है? अंदर की ओर लगने वाला बल, जैसे सूर्य के द्वारा या नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। और अपकेंद्रीय क्या है? जो बाहर की तरफ लगता है, जैसे वॉशिंग मशीन में या दूध से क्रीम निकालने में। एक फैक्ट और आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि वृत्तीय गति में किया गया कार्य शून्य होता है। वो क्यों होता है उसको हम आगे समझ लेंगे, अभी इसको बस होल्ड कर लो। ये फैक्ट यही जरूरी था क्योंकि यहाँ से सवाल आता है कि वृत्तीय गति में किया गया कार्य शून्य होता है। वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज 0। ठीक है, चलिए अब देखो, एक चीज है, सवाल आता है कि यार जब कोई साइकिल सवार, जैसे तेज साइकिल चलाते हो आप भी या कोई भी, नॉर्मल स्पीड में साइकिल चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तेज गति में अगर साइकिल या बाइक चलाओगे तो मोड़ पे मुड़ते समय हल्का सा आपको झुकना पड़ेगा। झुकना क्यों पड़ेगा? ताकि आप उस बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स से बच जाएं। क्योंकि अगर आप ऐसे झुक रहे हो, ऐसे घूम रहे हो ना, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा, इधर की तरफ। तो पहले ही आपने अपने आप को अंदर की तरफ झुका लिया ताकि आप गिरने से बच जाएं। तो सवाल आएगा कि जो साइकिल सवार मुड़ते समय झुकता क्यों है? तो अगर मैं आपको पहले पूछता कि अभिकेंद्र बल के लिए, अपकेंद्र बल के लिए, तो आपको दोनों ही चीजें लगती। लेकिन अभी आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे कि अपकेंद्रीय बल को पाते हैं अभिकेंद्रीय बल से बचने के लिए। हमें यहां पर, सॉरी सॉरी गलत बोल गया मैं, अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए अभिकेंद्रीय बल हम खुद पर लगा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो सवाल कई बार घुमा के पूछता है, वो पूछेगा कि बताओ साइकिल सवार मुड़ते समय झुक जाता है किस बल से बचने के लिए? तो अगर सवाल आए बचने के लिए, तो बच किससे रहा है? वो बाहर की तरफ लगने वाले बल से, अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए। और अगर सवाल ऐसे पूछे कि किस बल को पाने के लिए झुकता है, तो अभिकेंद्रीय बल को पाने के लिए झुकता है, सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को पाने के लिए झुकता है। क्लैरिटी है? अब एक डाउट आता है कि यार चलो साइकिल सवार, बाइक सवार ये तो झुक जाए, लेकिन कार सवार कैसे झुकेंगे? कार सवार कैसे झुकेंगे बताइए? तो कार सवारों के लिए जहां हाईवे पे या तेज गति पे मोड़ होते हैं, आप देखना कि सड़कें ना उठी हुई बनाई जाती हैं। तो सवाल आता है कि बताइए सड़कों को ऊपर क्यों उठाया जाता है? तो उत्तर है, सड़कों को इसलिए ऊपर उठाया जाता है ताकि उनको, जैसे उनको जो झुकाव है ना, बाहर की तरफ गिरने से बचने के लिए झुकाव जो है मिल जाए। एक झुकाव चाहिए हमें। तो कौन से बल से बचने के लिए? अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए अभिकेंद्रीय बल लगाते हैं हम। तो एक बार फटाफट से अगर आप थम्सअप करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो चैप्टर है गति, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, मोशन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया आपका मोशन चैप्टर क्लियर। अब देखो अगला चैप्टर जो है आपका, वो पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन।
लॉज ऑफ द मोशन यानी कि गति के नियम। तो देखो गति के नियम पूरा हम बाकी पीडीएफ से पढ़ लेंगे, बस एक कंसेप्ट है हमारा जिसको हम लिख लिख के पढ़ लेते हैं। और क्योंकि मैं उसकी पीडीएफ आज लाया नहीं हूँ, मुझे लगा मोशन ही केवल कंप्लीट हो पाएगा, तो उसकी पीडीएफ मैं आज टाइप करा लूँगा, कल उसको हम कर लेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें गति के सिर्फ 3 नियम पढ़ने हैं। पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। उससे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हम समझें जड़त्व को यानी कि इनर्शिया को। उनको समझने से पहले हमें इनर्शिया को समझना पड़ेगा, जड़त्व को समझना पड़ेगा कि क्या होता है इनर्शिया, क्या होता है जड़त्व। देखिए जड़त्व एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, और ये है जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उस ही स्थिति में रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो ये इसी स्थिति में रहना चाहता है। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूँगा पेन भैया आगे बढ़ना, ये नहीं बढ़ेगा। तुम कहोगे यार ये तो निर्जीव है। चलो मैं तुमसे कहता हूँ सजीव हो, तुम तो बैठे हो, मैं तुमसे कहूँ हाँ जी, आप अपने आप से मत करना, केवल मेरे कहने से, क्या मेरी बातों से, आप अपने आप से मत चलाना अपने शरीर को। बस मैं कहूँगा हाँ जी खड़े हो जाओ, तो क्या आपका शरीर मेरी बात मानेगा? नहीं, वो तो आपकी बात मानेगा। तो हर वस्तु जैसी स्थिति में है वैसी में ही रहना चाहती है। अब अगर आपको स्थिति परिवर्तन करना है तो आप क्या करते हो? भाई मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं, आप अपने शरीर से अपनी मांसपेशियों का फोर्स लगाते हैं। तो अगर आप पोजीशन को बदलना चाहते हैं, स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो आपको एक बल लगाना पड़ता है। हम उससे पहले की बात पढ़ेंगे, बल से पहले की। भाई जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। पेड़ पर लटका हुआ एक फल, एक आम, उसको आप अगर ऐसे थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो अपनी ही पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, लाइक पेंडुलम। वो उसी स्थिति में रहना चाहता है हमेशा। अगर आपको उसको तोड़ना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक बल लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बट हम उससे पहले की बात कर रहे हैं कि भाई जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहती है, और इसी चीज को हम वस्तु का जड़त्व कहते हैं। यार गाँव में सुना होगा ना तुमने, जैसे कहते हैं अरे तू तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है गो यार, है ना। जड़ बुद्धि का मतलब तेरी बुद्धि जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। आप लिखेंगे कि जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब है कि जो वस्तु जिस स्थिति में है, जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहती है। उसी में रहना चाहती है। द बॉडी would like to remain, the body would like to remains in its पोजीशन। कि भाई जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी में रहना चाहती है। आपसे सवाल पूछे कि बताओ इसकी जो खोज की है वो किसने की, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भाई इसकी जो खोज की है ना, हमें ज़्यादातर इस नियम में, इस चैप्टर में हर चीज़, हर खोज न्यूटन साहब की लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो खोज है वो की है आपकी गैलीलियो जी ने। ठीक है, गैलीलियो साहब ने सबसे पहले बताया, गैलीलियो सॉरी, हाँ गैलीलियो ठीक तो लिखा है, गैलीलियो साहब ने हमें बताया कि इनर्शिया जैसी कोई चीज होती है, जड़त्व जैसी कोई चीज होती है। अब पूछा जाता है कि बताइए जो इनर्शिया है ना, जो जड़त्व है, जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, यह किसकी वजह से होता है? तो जैसे देखो, मान के चलो एक मैं हूं थोड़ा हेल्दी सा, एक मान लो मेरा कोई दोस्त है वो थोड़ा कम वेट का है, हम दोनों साथ में चल रहे हैं। अब किसी ने पीछे से कहा दौड़ो, तो हो सकता है कि अगले 10 सेकंड में मेरा दोस्त 200 मीटर दौड़ जाए, लेकिन मेरी बॉडी को एक गति पकड़ने में समय लगे और मैं 10 सेकंड में केवल 100 ही मीटर तक जा पाऊँ। तो मेरी शरीर का इनर्शिया ज़्यादा है, उसके शरीर का इनर्शिया कम है। इनर्शिया को आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई परिवर्तन कितनी देर में हुआ। तो इनर्शिया बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? भाई ये हो रहा है बॉडी के मास की वजह से, शरीर के द्रव्यमान की वजह से, कि मेरा द्रव्यमान कितना है। तो आप कहोगे कि ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर। तो आप कहोगे ये द्रव्यमान पर निर्भर
करता है, यानी कि डिपेंड्स अपॉन मास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लेटर्स दिखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, एक बार बताएंगे? अक्षरों के दिखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या सभी को? अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो सभी साथी एक बार थम्स अप करें और फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। कि इनर्शिया की खोज जो है वो गैलीलियो साहब ने की है, और ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है ये मास पर, इनर्शिया। मेरे हिसाब से ये बैकग्राउंड अच्छी है, ठीक है, सब शो हो रहा है ना सही से? चलो भाई, जो जिनको दिक्कत है ना, एक बार अपनी ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी एडजस्ट करिए दोस्त। हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो वो थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह की वजह से हो सकती है। तो अभी हमने पढ़ा कि इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। अभी इस टॉपिक में हमें पढ़ना है जड़त्व के प्रकार, इनर्शिया के टाइप कितने हैं। थोड़ा सा ना आज, सॉरी अगर आपको मेरी एनर्जी लो हो रही हो, असल में मुझे ना कल से हल्का हल्का फीवर है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी आपको मेरी लो लग सकती है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी कल हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे जड़त्व के प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं और गति के 3 ही नियम हमें पढ़ने हैं। उसी के साथ हम कल कोशिश करेंगे कि हमारा जो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर जो है ये हमारा कल ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, तसल्ली से करेंगे, बस मैं आपको एक टारगेट बता रहा हूँ कि हाँ हो सकता है, इतना हो जाएगा जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। अच्छे से रिवाइज करके आओ सारी चीज़ों को, बहुत तो कुछ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ ही आ रही हैं, समझ में आ रही हैं तो याद भी अच्छे से हो जाएंगी। कल मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।